गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 11 सीबीएसई बोर्ड की आज की हिंदी कक्षा में हम आप लोगों के कोर्स का जो दूसरा पाठ, दूसरी पुस्तक, मैंने आपको पहले भी बताया था आपको 2 किताबें पढ़नी है। किताबें आप लोगों ने खरीदी होंगी। पहली किताब है आपकी आरूढ़, दूसरी किताब है आपकी वितान, तीसरी आपकी व्याकरण। एक और किताब भी है रचनाओं से संबंधित जो शायद आपके पास होगी, किंतु मुख्य आरोप में आपके 2 खंड हैं, गद्य और काव्य। काव्य में आपको जितना भी पढ़ना था हम लोगों ने पूरा कर लिया, 10 में से जो भी आपको 7 लेसन अच्छे पढ़ने से हो गए। वितान में आपके कुल 3 पाठ, ठीक है, और ये तीनों भी आपको पढ़ना है, इसमें कोई कटौती नहीं। इससे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर थोड़े बड़े हैं, ठीक है, निबंधात्मक होते हैं। ये कर सकते हैं आप, कम से कम आज पेज का 50 शब्दों से 100 शब्दों तक के प्रश्नोत्तर इसमें होते हैं। ये 5 नंबर से 10 नंबर तक के प्रश्न। व्याकरण इस किताब के पूरे हो जाने के बाद आपको सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा। आरोप में काफी खत्म है। ये 3 पाठ हम लोग आने वाले कुछ दिनों में पढ़ जाएंगे। इसके बाद गद्य को पढ़ेंगे। गद्य में आपको 6 पाठ पढ़ने हैं, ठीक है, 6, हाँ। और उसके बाद व्याकरण में आपको पत्रकारिता, एप्लीकेशन, निबंध इत्यादि के बारे में भी जो भी पढ़ाना है पढ़ाया जाएगा। रचनात्मक कुछ चीज़ें हैं। तो आज हम लोग अपने वितान पुस्तक को आज मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला पाठ कुमार गंधर्व द्वारा रचित एक निबंध ही है, क्योंकि इससे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एक निबंध भी है। आपने इसमें जानने की क्या बात है, हम तो समझते हैं भाई इस नाम से भारतवर्ष का बच्चा परिचित है। लता मंगेशकर कौन है, यह कोई कहने की बात नहीं है। सभी को इस बात का पता है, हर कोई जानता है कि पार्श्व संगीत जो हमारे समक्ष उपस्थित है, इस संगीत में सबसे बेजोड़ अद्वितीय गायिका स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर है। 3 की तीनों बहनें गायक हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर। खैर, कुमार गंधर्व ने बताया है, देखिए क्योंकि ये पाठ काफ़ी बड़े हैं और इनमें पूरे पाठ को हम इस तरह से नहीं पढ़ सकते, इसलिए आपको हम केवल सारांश समझा देते हैं। बाकी आप लोग अपनी किताब से पूरे पाठ को पढ़िएगा। प्रश्नोत्तर इसके जो है वो आपको PDF के माध्यम से दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसको आप लोग अपनी नोट्स बना लीजिएगा। देखते हैं, देखिए यह एक संस्मरणात्मक निबंध है। इसके माध्यम से लेखक कुमार गंधर्व ने प्रसिद्ध पार्श्व गायिका स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के गायन और उनकी पार्श्व गायिका के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने के सभी कारणों पर चर्चा की है, ठीक है। अब देखिए लता मंगेशकर कैसे इतनी फेमस हो गई। सबसे पहले जब भारत में संगीत था तो लोक संगीत, जिसको आप लोकगीत कहते हैं, जिसके मन में जो भी गीत आता था, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति। आज भी आप देखिए अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गीत आज भी गाए जाते हैं। विभिन्न अवसरों पर घरों में भी आप देखिए कुछ गाने गाए जाते हैं जो लोकगीत हैं। जब गीत को ऐसा बनाया जाने लगा कि यह कुछ इस तरह से लोकगीत परिवर्तित हो कि हर व्यक्ति इसका आनंद उठाए और ऐसा आनंद आए कि आप मुग्ध हो जाए, तो सबसे पहले निर्माण हुआ किसका? शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत को बना सुनने वाला मंत्रमुग्ध अवश्य हो जाता है, किंतु यह गीत की सबसे कठिन शैली है। इसके बाजे जो गिटार है, वायलिन है, आपका वीणा बजाया जाता है, तबला, ढोल, हारमोनियम, ये सब शास्त्रीय संगीत के ही जो साधन हैं। शास्त्रीय संगीत में पूरा भारत बसता है, ऐसा कह सकते हैं। सबको पसंद है, अच्छा खासा। कभी रेडियो सुने होंगे तो जानते हैं, सुबह आज भी 10-15 मिनट के लिए शास्त्रीय संगीत पर धुन बजाई जाती है, वो सब शास्त्रीय संगीत है। देखिए, तो अब इस शास्त्रीय संगीत को भी, चूँकि समाज परिवर्तित हो रहा है, दिन बदल रहे जाते हैं ना, जमाना बदल रहा है। अब लोग वो संगीत नहीं सुनना चाहते हैं जो अगर अधूरे में भी छोड़ दिया जाए तो मजा आता है।
शास्त्रीय संगीत क्या है, आप थोड़ा वो सुन करके हट गए तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे, आपको कोई मतलब नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बदला गया। अब आज के समय में आप जानते हो जब टेलीविजन आया तो चित्रपट संगीत आया। चित्रपट का अर्थ होता है जिसे आप चित्र के रूप में देखें, जैसे आप लोग वीडियोस देखते हैं ना, गीत गाने जो आप नृत्य वगैरह के साथ डांसिंग सहित पूरे देख रहे हैं, आज जो फिल्मों के पुराने गाने, ये चित्रपट संगीत है। तो अब इन चित्रपट में नृत्य के साथ जो गीत आया उसको कई गायकों ने आवाज दी, अलग अलग लोग आए जिन्होंने गायन बनाया, गाया, चित्रपट के लिए वीडियोस पर फिल्मों के लिए गीत गाए। उन्हीं में से एक है लता, ठीक है, लता मंगेशकर, ठीक है। इन्होंने चित्रपट संगीत को अपनी आवाज से इतना प्रचलित कर दिया। देखिए जैसे होता क्या है कि शास्त्रीय संगीत जिनको अच्छा लगता था वो इस गीत को, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं नहीं पसंद करते हैं। आज के जो नए गाने हैं, कुछ लोग हैं जो आज से 20-30 साल पहले के गीत पसंद करते हैं, कुछ लोग और पुराने गीत, आज भी देखिए आप कुछ लोग हैं जो तमाम पुराने गीत आल्हा वगैरह सुनते हैं। तो शास्त्रीय संगीत को पीछे छोड़कर चित्रपट इसलिए आगे आया क्योंकि इसमें लता मंगेशकर जैसी गायिका का योगदान रहा। इन्होंने अपने सुर से ऐसे ऐसे गीत दे दिए हैं, गाए हैं, जिसके कारण चित्रपट आज हर व्यक्ति के मन में चलता है। हम लोग अब तक कोई भी अनगिनत ऐसे चित्रपट संगीत फिल्में वीडियो देख चुके होंगे, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं। तो आखिर जो इनको फेमस करने का, प्रसिद्ध करने का पहला काम किया लता जी ने। इन्होंने जो गाया, आज के समय में आप देखें लोग क्या करते हैं, जरा सा थोड़ा कहते हैं ना मूड ऑफ है, सिर दर्द हो या परेशानी, मन में कोई तनाव हो, वो करते क्या है, कहीं लेटे हुए हैं और अगर उनके पास कोई और वाद्य नहीं, उनका अपना फोन है, वो गीत बजा देते हैं। और गाने कौन से, फिल्में, वही फिल्में, वही चित्रपट गीत जिन्हें लता मंगेशकर जैसी गायिका ने आवाज़ दी है। आज भी लता मंगेशकर के करोड़ों फैंस हैं पूरे भारत में, दुनिया इनकी दीवानी है, सब इनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, चित्रपट को हम सुनते हैं। आप देखिए छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा कोई लोग, सबके जबान पर ऐसे गाने रट गए हैं, कारण लता मंगेशकर जैसी सुंदर आवाज़ उन्हें सुनने के लिए मिली। बहुत से लोग आज भी गा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें नहीं सुनना चाहते, लेकिन लता मंगेशकर ऐसी गायिका जिन्हें हर कोई सुनना चाहता। तो लेखक कुमार गंधर्व जी अपनी कथा शुरू करते थे, कहते हैं देखिए कि वो किसी दिन बीमार थे। कहते हैं जब वो बीमार थे तब अचानक उन्होंने रेडियो पर एक गाना सुनते हुए अनुभव किया कि यह अद्भुत और अद्वितीय स्वर लता का है। उन्होंने कभी बीमार थे, लेटे हुए, मैंने बताया ना थोड़ा सा हम परेशान होते हैं, तनाव में होते हैं, तो गीत संगीत सुनने लगते हैं। तो कुमार गंधर्व जी जो है वो भी थोड़े से बीमार थे, लेटे हुए गीत सुन रहे हैं। गीत सुनते हुए उन्होंने जो आवाज़ सुना तो वो अद्भुत, एक मोहिनी सी डाल देने वाली जो आवाज़ थी, वो आवाज़ उन्होंने पहचान ली, वो लता मंगेशकर की थी। आज भी आप देखिए जो देशभक्ति के लिए गाया था उन्होंने गीत, अरे मेरे वतन के लोगों, उस गीत को टक्कर देने वाला कोई देशभक्ति गीत नहीं गाया गया है। अब ऐसा अद्भुत गीत है, उसको लता मंगेशकर जो अपनी आवाज़ में गाती है, यदि व्यक्ति भाव से उसको सुने तो हर व्यक्ति भावुक हो जाएगा, आंसू आ जाएंगे। लता के गीत ऐसे हैं जो मन की गहराइयों को छू जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, लता प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर जी की पुत्री, यहाँ याद रखिएगा, लता मंगेशकर दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री। लेखक कहता है कि लता के स्वरों की कोमलता बिल्कुल उनके पिताजी जैसी है। अर्थात दीनानाथ मंगेशकर जो थे वो भी गायक थे, वो भी गीत गाते थे, शास्त्रीय संगीत भी गाए हैं उन्होंने, और उन्हीं से सीख करके लता गीत के क्षेत्र में आई और प्रसिद्ध गायिका बनी है। देखिए स्मृतियों में खोए लेखक ने लक्ष्य किया कि लता के जिस गाने को वह सुन रहा था वह बरसात के पहले की किसी फिल्म का था। जो बरसात फिल्म आई थी, आप तमाम फिल्में देखे होंगे, बरसात पुरानी 2-2 बार फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, उससे पहले की किसी फिल्म का गाना वो सुन रहे थे। लेखक बताता है
से पहले गाती थी, बहुत सी फिल्मों में गाया है, लेकिन लता ने अपने गुण से, अपने हुनर से उन्हें पीछे छोड़ दिया है। वह अपनी बात को प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां के उदाहरण से स्पष्ट करता है। लेखक के अनुसार भारतीय गायन जगत में लता मंगेशकर बेजोड़ है। जोड़, बेजोड़, जिसके जोड़े का, जिसके बराबर का कोई नहीं। आप इसको अद्वितीय भी कह सकते हैं, ठीक है। जो बेजोड़ शब्द है इसको हम अद्वितीय कह सकते हैं, जिनके जैसा दूसरा कोई नहीं। ठीक। लेखक कहता पार्श्व गायकों में जितने भी आज तक गायक और गायिकाएं हैं उनमें अद्वितीय है लता। लता जी के जैसा कोई गायक या कोई भी गायिका नहीं है। अपने विचारों के क्रम में माहौल के बदलाव पर अपने प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। आज वही मैंने कहा ना कि बच्चों को गीत याद हो गई है, तो बच्चों के गुनगुनाने के अंदाज में आए बदलाव की चर्चा करते हुए लेखक अपने भाव व्यक्त करता है। उस समय क्या था, जब शास्त्रीय संगीत, लोकगीत थे, तो बच्चे यही सब कहीं एक आध लाइन याद कर पाते थे और उसी को गुनगुनाते थे। लेकिन आज कोई भी गीत हो, किसी भी फिल्म का हो, कोई भी एल्बम को, आप पूछे बच्चों को जितने याद हो, उतने बड़ों को नहीं याद है। क्यों? लता जैसी पार्श्व गायिका ने शुरू किया। आज इनको आदर्श मान करके जितने भी बड़ी बड़ी गायिकाएं हैं, बड़े बड़े गायक हैं, वो भी आज इनको अपना आइडियल मानते हैं, इनसे शिक्षा लेते हैं। ठीक है, ये अजात शत्रु कह सकते हैं। कोई इनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता कि ये इतनी बड़ी गायिका कैसे हुई, नहीं, सब इनसे सीखते हैं, बड़े बड़े लोग इनके पैर छूने के लिए। तो कहता है आज बच्चे जो गीत गुनगुना रहे हैं उस पर चर्चा करता है। वह आज की पीढ़ी के स्वर मिश्रित गुनगुनाने के पीछे लता के जादुई गायन के असर की बहुत बड़ी भूमिका बताता है। लेखक कहता है कि आज जो बच्चे बच्चे की जुबान पर फिल्मों के गाने हैं, चित्रपट संगीत है, वो इसीलिए है क्योंकि लता जैसी गायिका का स्वर इन फिल्मों को मिला है। वहीं से फिल्मों में सुधार होते गए, गीतों में सुधार हो गए। लता ने अलग गाया तो लोग और अच्छा और आगे का सोचने लगे, नहीं पुराना वही सब। ठीक है, फिर देखिए आम आदमी के मन में गीत के प्रति लगाव और एक सांस्कृतिक अभिरुचि पैदा करने में लता मंगेशकर के गायन की भूमिका विशाल स्तर पर है। एक सामान्य व्यक्ति जिसको दिन भर अपने काम से फुर्सत नहीं है, ऐसा व्यक्ति गीत क्यों सुनता है? संगीत सुनने के लिए वो टाइम निकाल रहा है, संगीत सुनने का उसका बड़ा मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लता का फैन है। उसे लता की आवाज़ सुननी, लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ को सुन करके साधारण व्यक्ति भी कभी गीत सुनता है तो पकड़ लेता है, ये तो लता जी की आवाज़ है, वो पूरा गाना सुनना चाहता है। तो लेखक स्पष्ट रूप से यह बताता है कि सामान्य आदमी जो गीत संगीत सुनने वाला है उसे गायन की शास्त्रीय बारीकियों से कोई मतलब नहीं होता। गीत में क्या स्वर, क्या लय, क्या ताल, कैसे ढंग से गाया जाता है, इससे एक आम आदमी साधारण व्यक्ति को नहीं मतलब। हम लोगों को नहीं मतलब है क्या लय क्या ताल, हम तो गीत का मजा ले लेते हैं, बस आप लोग भी लेते हो ना। देखिए, किंतु गाने में पाए जाने वाले गानपन और सुरीलेपन जिससे श्रोता अनायास ही प्रभावित होता है, वह लता मंगेशकर के गायन में स्वतः और सहज ही उपलब्ध होते। देखिए, गीत में स्वरों का उतार चढ़ाव होता है, सात स्वर जो आपका वो सारी धनी होता है ना, ये सब का मेल है। गीत में कैसे इनको सेट करना है, किस तरह से इसको गाया जाना, इससे हम आपको कोई मतलब नहीं, साधारण व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होता। किंतु गीत के सुरीलेपन को, उसकी लय को, गाने की शैली को हम पसंद करते हैं। बोलने का एक वही लाइन हम इस तरह से बोल रहे हैं, वही लाइन हम गा करके बोले तो जो गानपन है, जो गाने की कला है, वो लोगों को प्रभावित करती है, तब लोग गीत सुनना पसंद करते हैं। ऐसा गानपन लता के गीतों में स्पष्ट भरा हुआ है। बिना लय के भी कोई भी पंक्ति उन्होंने अगर गाई हो तो उसमें भी ऐसा गानपन दिखाया है कि लोग सुनते ही रह जाते हैं। ठीक है, देखिए कुमार गंधर्व कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। उनके कुछ गीत, पुराने गीत आप भी सुनेंगे, करुण रस, दुख के बातें जिनमें दुख व्यक्त किया गया हो, ऐसे स्वर हैं उनके गीतों में। पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती, लेकिन लेखक कह रहा मुझे ये स्वीकार नहीं, लता के गीतों में जितना करुण रस है उतना ही श्रृंगार भी है। उन्होंने द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। देखिए, कह रहे हैं कि उन्होंने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, तो उन्होंने बहुत अधिक करुण
लता के गीत में एक अद्भुत गानपन है। देखिए, लेखक के अनुसार स्वरों की निर्मलता उनकी प्रसिद्धि का महत्वपूर्ण कारण है। स्वर जितने स्पष्ट होंगे, जितने शुद्ध उच्चारण किए जाएंगे, उतना ही लोग उसको सुनना पसंद करेंगे। नूरजहां के गायन में जहां मादकता थी, वहीं लता के गायन में कोमलता, निर्मलता और मंत्रमुग्धता है। ओजस्वी था उनका गीत, मादकता थी नूरजहां के गायन में, लेकिन लता ने अपने गीत में कोमलता को शामिल किया। आप कभी सुनिए, 2-4 गीत सुन डालिए लता मंगेशकर, तब अनुभव कीजिए कि आपने जो पढ़ा, जो कुमार गंधर्व ने लिखा कि क्या वह सही है। थोड़ी सी अपनी तरफ से कल्पना कीजिए तो प्रयोग बोलते हैं, ठीक है। देखिए, लेखक के विचार में लता के गायन की निर्मलता का अधिकाधिक लाभ भारतीय संगीतकार नहीं उठा पाए। लता के गीत के जो गुण हैं, उनका सबका लाभ भारतीय संगीतकारों ने नहीं उठाया, दूसरी भाषाओं के गीतकारों ने उठाया, और आज उनका गीत कहीं अधिक समृद्ध है, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं नादमय उच्चारण लता के गायन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता। हर शब्द पर एक अलग धुन, एक अलग ताल दी है उन्होंने। नाद जो होती है गीत में, उन्होंने हर स्वर पर दिया है। यह विशेषता अपने गायन में पैदा कर देना अत्यंत कठिन है, किंतु लता के गायन में यह सहज और स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। लेकिन कुमार गंधर्व जी कहते हैं, शब्दों पर एक वजन होता है शब्दों का, उसको नाद कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी को जोर से डांटना हुआ तो हम भारी आवाज़ में उसको भुड़कते हैं। किसी से स्नेहपूर्वक बात करना हो तो उसको बहुत धीरे से समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही अपने गीत में भी, स्वरों में भी दम भरने की जो कला है, वो लता मंगेशकर में पाई गई है। अद्वितीय कला है, ऐसी सब में नहीं है, ठीक है। लेखक के मत में लता ने करुण रस के गानों के साथ पर्याप्त न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने उन्होंने बड़ी उत्कटता से गाए। तात्पर्य उन्होंने करुण रस के गीत लोगों का मानना है अधिक गाए हैं, लेकिन कुमार गंधर्व कहते हैं उन्होंने करुण रस को ज़्यादा नहीं गाया, उन्होंने अन्य श्रृंगार आदि के गीत बहुत से गाए। आप देखिए, पुरानी फिल्में लगातार सब धड़ाधड़ लता के ही गीत भरे हुए हैं। 1980 के पहले के सब आज भी गाती हैं कम। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना करते हुए लेखक बताता है कि जहाँ शास्त्रीय संगीत गंभीर होता है, वहीं चित्रपट संगीत जलद लय और चपलता युक्त होता है। उसमें चंचलता है, चपलता है। शास्त्रीय संगीत गंभीर होता है। लेखक प्रश्न करता है कि संगीत चाहे शास्त्रीय हो या चित्रपट, रसिक मनुष्य को आनंद प्रदान करने की सामर्थ्य उसमें जितनी होगी, उसका महत्व उतना ही अधिक होगा। चाहे आप शास्त्रीय संगीत सुन रहे हो, आप अपने पुराने गीत, लोकगीत, आल्हा वगैरह सुन रहे हो, चाहे आप फिल्मी गाने, चित्रपट के गीत सुन रहे हो, वो कोई भी गीत उतना ही अधिक श्रेष्ठ होता है जितना कि उसके श्रोता उसको पसंद करें। और श्रोता कब पसंद करते हैं? जब वो खूब अच्छे से उनके मन की गहराइयों को छुए, जब वो उनके पूरी तरह से उनको अपने आप मंत्रमुग्ध कर दे। और ऐसे गीत लता मंगेशकर ने दिए हैं, ठीक है। लेखक के अनुसार दोनों ही प्रकार के संगीतों का आनंदात्मक मूल्य समान ही है। लेखक दोनों को एक बराबर कर देता है। शास्त्रीय संगीत अपनी गंभीरता के कारण श्रेष्ठ है और चित्रपट संगीत अपनी चंचलता के कारण श्रेष्ठ है, ठीक है। कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीतकारों द्वारा चित्रपट संगीत पर लगाए जाने वाले आरोप का भी खंडन करते हैं। जैसे शास्त्रीय संगीत वाले जो हैं वो क्या मानते हैं ऐसे लोग कि जो आधुनिक गीत आए हैं ये केवल लोगों को गलत मार्ग दिखा रहे हैं, इसका प्रभाव सही नहीं पड़ता। शास्त्रीय संगीत वालों का मानना इससे व्यक्ति सभ्यता से जुड़ता है और उनका मानना ये है कि सभ्यता से हमको काट दे रहे हैं, संस्कृति शुद्ध नहीं रहने दे रहे हैं, तो कोई परिवर्तित कर रहे हैं। लेखक कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने उनके कान खराब कर दिए। कहने मतलब शास्त्रीय संगीत वाले गलत विचार कर रहे हैं। लेखक के अनुसार चित्रपट संगीत ने लोगों की रुचि में परिष्कार किया, गीत सुनने की लोगों की जो रुचि थी उसको और बढ़ाया है। यदि चित्रपट संगीत ना आया होता तो शायद लोग शास्त्रीय संगीत से ऊब जाते, किंतु आज जब इसको सुनते हैं तो लोगों में ये भी एक भाव उठता है कि कभी इस गीत को भी सुनेंगे, हमारे पुराने गीत हैं, ठीक है। देखिए, लेखक कहता है शास्त्रीय संगीत में उल्टे इसमें नव निर्माण की बहुत अधिक गुंजाइश है। इसमें शायद शास्त्रीय संगीत में नया कुछ ना आ पाए, इसमें परिवर्तन बहुत ही कठिन है क्योंकि ये जो इसका मूल रूप है वही रहेगा। लेकिन लेखक कहता है इसमें तो लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। आप सुनिए
के समय में तो सोशल मीडिया के टच में है, आप चित्रपट में किसी भी सन के गाने लीजिए, आप देखिए एक सन में, एक साल में जो आते हैं उससे कहीं बदल कर नए स्वर, नए लय, नए ताल के साथ गीत आपको हर साल मिलते रहते हैं अलग अलग। ठीक है, एक ही समय में दो गायक दो तरह के गीतों को आप गा रहे हैं, तो नव निर्माण किसमें अधिक है? चित्रपट संगीत में है, ना कि शास्त्रीय संगीत में। ठीक है, लेखक का मानना है कि लता मंगेशकर ऐसे ही चित्रपट संगीत की दुनिया में एकमात्र स्वर साम्राज्ञी हैं। बहुत से लोग महान गायक थे, श्रेष्ठ गायक थे, लेकिन स्वरों के सम्राट जिसको कहा है, स्वर साम्राज्ञी, साम्राज्ञी का अर्थ होता है जो महारानी हो, जो सम्राट हो, मालिक हो स्वरों की, वो कौन? लता मंगेशकर जी हैं। ये बेजोड़ हैं, इनके जैसा कोई भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कलाकार जिसके गाए गीतों की लोकप्रियता देश की सीमाओं को पार करके विदेशों तक पहुंचती है, बड़े भाग्य से ये पैदा होता है। यह भारत देश का सौभाग्य है, गौरव की बात है कि हमारे बीच में लता मंगेशकर जैसी महानतम गायिका हैं। ठीक है, यह हमारा सौभाग्य है कि लता जी भारत की कीर्ति का उज्ज्वल नक्षत्र है, भारत के गौरव को, भारत देश की महिमा को, प्रतिष्ठा को उन्होंने बढ़ाया है, और ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हमें अपने भारतीय होने और लता के देशवासी होने पर गर्व है। अर्थात कवि लेखक कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं जिसमें लता मंगेशकर जैसी महान गायिका और उनका संगीत है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। तो यहाँ आपका ये पाठ कुमार गंधर्व का जो था समाप्त हो गया है। पूरे पाठ को आप विस्तार से अपनी किताब से पढ़ डालिएगा एक बार, फिर जहाँ समस्या होगी पूछिएगा। इस पाठ से संबंधित 7 प्रश्न आपको जो लिखने हैं, इनका PDF अभी कुछ ही देर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिख डालिए। कल हम लोग अगला पाठ जो आपका है अनुपम मिश्र द्वारा रचित राजस्थान की रजत बूंदें, इसको पढ़ेंगे और फिर अगले दिन। धन्यवाद।